हेलो फ्रेंड्स। तो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने ट्रांसफार्मर को डिस्कस किया था कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, डीसी सप्लाई पे वर्क क्यों नहीं करता है, व्हाट इज़ द रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, और हम लोगों ने ईएमएफ इक्वेशंस के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। इन दिस लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड एंड ट्रांसफार्मर ऑन लोड। इन दोनों पे ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। तो उससे पहले यहाँ पर एक्चुअली हम लोग दो कंडीशंस डिस्कस करेंगे, वन इज़ फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर एंड वन फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशंस क्या क्या होती हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला, ट्रांसफार्मर आइडियल तब होगा व्हेन द लॉसेज आर ज़ीरो, यानी ना तो कोई आयरन लॉस होंगे और ना ही कोई कॉपर लॉस जनरेट होंगे। ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज द वाइंडिंग रेजिस्टेंसेज आर ज़ीरो। वाइंडिंग रेजिस्टेंसेज का मतलब ना प्राइमरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होगा ना ही सेकेंडरी वाइंडिंग में, क्योंकि जो वाइंडिंग है दैट इज मेड फॉर द कॉपर, वो कॉपर वायर की बनी हुई है और हर वायर का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो आइडियली ट्रांसफार्मर में क्या होना चाहिए कि वो वाइंडिंग रेजिस्टेंसेज भी ज़ीरो होने चाहिए, क्योंकि अगर वो रेजिस्टेंस ज़ीरो होंगे दैट मीन्स कॉपर लॉस नेग्लेजिबल होगा हमारा, क्योंकि करंट फ्लो होगा। अगर रेजिस्टेंस है ही नहीं तो कोई आई स्क्वायर और आर लॉस जनरेट नहीं होगा। तो सेकेंड पॉइंट इज द वाइंडिंग रेजिस्टेंसेज आर ज़ीरो। द थर्ड पॉइंट इज इफिशियंसी इज 100%. The fourth point is the transformation ratio is equal to 1. The fifth point is the leakage flux is 0, यानी सिर्फ मेन फ्लक्स जनरेट होना चाहिए। सेकेंडरी वाइंडिंग में जो भी एक्स्ट्रा फ्लक्स जनरेट होगा, जिसे हम लीकेज फ्लक्स कहते हैं, वो नहीं जनरेट होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो ज़ीरो। एंड द सिक्स पॉइंट कि V1 E1 के बराबर होना चाहिए एंड E2 V2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है। दीज आर द कंडीशंस जिन पर हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर वर्क करता है। नाउ तो अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। अगर आपको याद होगा हमने ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लोड किस साइड लगाया जाता है। तो आपको याद होगा हम प्राइमरी साइड में सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी साइड में हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं। तो यानी ये अगर नो लोड कंडीशन है तो पहली चीज़ द सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड और अगर ये ओपन सर्किटेड है तो इस सेकेंडरी में कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी I2 इज ज़ीरो। तो प्राइमरी में करंट फ्लो होगा, प्राइमरी में आपका EMF भी बनेगा, सेकेंडरी में भी EMF बनेगा, इसके कोर में फ्लक्स चेंज होगा, द नंबर ऑफ टर्न्स इज N1 एंड N2। तो अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो वर्किंग क्या है इसकी, सिंपल जैसे ट्रांसफार्मर की वर्किंग थी। सबसे पहले हमने V1 वोल्टेज दिया, उस V1 वोल्टेज ने I1 जनरेट किया, उस I1 ने I1 इंटू N1 यानी MMF प्रोड्यूस किया प्राइमरी साइड में, उस MMF ने फ्लक्स प्रोड्यूस किया कोर में, इस फ्लक्स ने EMF इंड्यूस किया E1 एंड E2 ड्यू टू फैराडेज लॉ। इस E2 EMF ने आपका I2 करंट जनरेट करना था, बट क्योंकि ये नो लोड कंडीशन है तो I2 जनरेट ही नहीं होगा, नो लोड यानी I2 जनरेट ही नहीं होगा, और क्योंकि ओपन सर्किट में कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होता, यानी जो भी E2 है उतना ही वोल्टेज आपको आउटपुट साइड में मिल जाएगा, मतलब कोई पावर जनरेट नहीं होगी। जब लोड नहीं है तो कोई पावर भी जनरेट नहीं होगी क्योंकि कोई करंट नहीं है, यानी I2 इंटू V2 कोई पावर जनरेट नहीं कर सकते। तो अब इस केस में वर्किंग तो आसानी से समझ में आ गई कि V1 था, V1 ने I1 जनरेट किया, I1 ने MMF जनरेट किया, MMF ने फ्लक्स जनरेट किया, फ्लक्स ने E1 एंड E2 बनाए, बट E2 ने कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं किया ड्यू टू नो लोड कंडीशन, और इसीलिए E2 ने की वजह से पूरा का पूरा वोल्टेज जनरेट हो गया। अब अगर आप V1 और E1 का रिलेशन देखें तो ड्यू टू लेंज लॉ जो भी EMF इंड्यूस होता है वो अपने अप्लाइड वोल्टेज का अपोज करता है, यानी V1 किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ E1, यानी मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है बट डायरेक्शन क्या है दोनों की, ऑपोजिट। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आइडियल केस और प्रैक्टिकल केस की।
तो हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है ना। तो अगर हम आइडियल केस हैं तो पहली चीज़ आइडियली क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी। पहली चीज़ आइडियल क्या होगा हमारा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो प्राइमरी करंट होती है, प्राइमरी करंट दो चीज़ें जनरेट करती है। प्राइमरी करंट के दो काम होते हैं। पहला काम कोर को मैग्नेटाइज करना, कोर मैग्नेटाइज करना। सेकेंड लॉस प्रोड्यूस करना। दो ही काम करती है करंट हमारी, या तो वो कोर को मैग्नेटाइज करती है एक तो यानी फ्लक्स को प्रोड्यूस करती है I1 इंटू N1 से, और सेकेंड लॉस प्रोड्यूस करती है I² R की हेल्प से। अब क्योंकि हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आइडियली लॉसेज नहीं होंगे, लॉस जनरेट नहीं होंगे। और दूसरा अगर आप यहाँ देखें दिस इज अ कॉइल, जो प्राइमरी साइड में है, प्राइमरी में जो कॉइल है, और कॉइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड L। और जब आइडियली हमने कंडीशन क्या लिखी थी, द वाइंडिंग रेजिस्टेंसेज आर 0, तो इसका मतलब प्राइमरी कॉइल में इस R की वैल्यू होगी 0। तो यानी आइडियल कंडीशन में क्या क्या कंडीशंस बनी हमारी। पहली कंडीशन कि ये जो प्राइमरी करंट है ये सिर्फ मैग्नेटाइज करने का काम करेगी कोर को, ओनली मैग्नेटाइज किसको करेगी, कोर को। दूसरा हमारी जो कॉइल है वो प्योरली इंडक्टिव की तरह से बिहेव करेगी, प्योरली इंडक्टिव हो जाएगी, यानी केवल इसमें एल की तरह से बिहेव करेगी, इसका रेजिस्टेंस हमारा नहीं कंसीडर होगा। यानी जब प्योरली इंडक्टिव है तो समझ जाना चाहिए कि V1 और IM, इस करंट को हमने नाम दे दिया I0 क्योंकि ये नो लोड करंट है, ठीक है। तो V1 और I0 के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बनेगा क्योंकि ये प्योर सर्किट है, यानी V1 I0 से 90 डिग्री लैग करेगा। यानी V1 और ये क्या करेगा, V1 लीड्स I0 बाय 90 डिग्री, एंड ये करंट केवल मैग्नेटाइज कर रहा है कोर को, यानी I0 एंड phi आर इन सेम फेज। ये दोनों क्या करेंगे, एक जैसे फेज में होंगे, क्योंकि अभी हमारे पास अगर आइडियल कंडीशन है तो करंट केवल और केवल कोर को मैग्नेटाइज कर रहा है, यानी पूरा का पूरा करंट सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा है, वो लॉसेज नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएं तो फ्लक्स एंड I0 बोथ आर इन सेम फेज। V1 इससे 90 डिग्री लीड करता हुआ बनेगा। V1 किसके बराबर था, माइनस ऑफ E1 के। अब ये माइनस ऑफ E1 से अगर मुझे प्लस E1 बनाना है तो मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया। E1 एंड E2 बराबर हैं और उसके V2 भी बराबर है। तो ये बना हमारा फेजर डायग्राम आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में। लेकिन अगर हमारा ट्रांसफॉर्मर प्रैक्टिकल है तो पहली चीज ये जो कॉइल है हमारी प्राइमरी साइड की, प्राइमरी कॉइल, अब ये कॉम्बिनेशन है R और L का, अब ये R इसमें 0 नहीं होगा। तो हमारी प्राइमरी कॉइल में R और L दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, पहला पॉइंट। सेकंड कि अब हमारी कॉइल के अंदर लॉसेस भी होंगे, दूसरा पॉइंट। एंड जो हमारी प्राइमरी करंट है I1 ये अब दोनों काम करेगी, ये मैग्नेटाइज करेगी कोर को और साथ में लॉस भी प्रोड्यूस करेगी, यानी करंट के हो गए अब दो पार्ट। अब करंट दो काम करेगी, तो एक काम करेगी फ्लक्स के फेज में, यानी एक काम करेगी फ्लक्स को प्रोड्यूस करने का और दूसरा काम करेगी लॉस प्रोड्यूस करने का, यानी अब क्या कोर लॉस जनरेट होगा और साथ साथ कॉपर लॉस भी जनरेट होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें कंपोनेंट की बात करें तो करंट के कितने कंपोनेंट हुए, तो द कंपोनेंट्स ऑफ करंट, तो कंपोनेंट्स ऑफ करंट हुए दो। पहला कंपोनेंट बना हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट को नाम क्या रखा गया, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट यानी IM। इस कंपोनेंट का काम क्या है, इस कंपोनेंट का सिर्फ एक ही काम है, टू मैग्नेटाइज द कोर। ये सिर्फ और सिर्फ कोर को मैग्नेटाइज कर रहा है, यानी प्रोड्यूस कर रहा है बेटा फ्लक्स को, ये फ्लक्स को प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। और इसका मतलब ये IM एंड phi सेम फेज में होंगे, है ना।
ये दोनों सेम फेज में होंगे। इसका मतलब अगर ये फ्लक्स को प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है तो ये क्लियर बात हो गई कि दिस कंपोनेंट इज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर। पहली चीज क्लियर हो गई आप लोगों को कि हमारे अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है तो करंट हमारा दोनों काम करेगा, कोर को भी मैग्नेटाइज करेगा और लॉसेस भी प्रोड्यूस करेगा। तो दो काम करेगा, इसलिए दो कंपोनेंट हो गए करंट के। द फर्स्ट कंपोनेंट द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ये क्या काम करेगा, ये कोर को मैग्नेटाइज करेगा यानी फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा। यानी आई एम और फाई सेम फेज में होंगे, यानी दिस कंपोनेंट इज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर। तो अब हमारा बात आती है सेकेंड कंपोनेंट की। द सेकेंड कंपोनेंट हमारा क्या कर रहा है बेटा, लॉस प्रोड्यूस कर रहा है। तो सेकेंड कंपोनेंट का नाम रखा गया कोर लॉस कंपोनेंट। कोर लॉस कंपोनेंट, कोर लॉस कंपोनेंट का क्या काम है बेटा, ये प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस लॉसेस। यानी ये हमारे कौन से लॉसेस प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे ही हम सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई देते ही ये करंट हमारा लॉसेस प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। यानी ये करंट का कंपोनेंट, इसको हम IC से डिनोट करते हैं। और ये करंट कंपोनेंट किसके केस में होगा, V1 और IC आर इन सेम फेज। ये जितनी सप्लाई देंगे ये कंपोनेंट उतना ही जनरेट होगा और उतना ही हमारा लॉस प्रोड्यूस करेगा। अब जब V और I सेम फेज में आ रहे हैं तो दिस कंपोनेंट, ये बताइए कौन से नेचर में होना चाहिए, कौन सा, ऐसा कौन सा केस था जिसमें वोल्टेज और करंट सेम फेज में आते थे, वो केस था हमारा प्योरली रेजिस्टिव। तो दिस कंपोनेंट इज प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर। दिस कंपोनेंट इज प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर। और जो पहले वाला था हमारा कंपोनेंट, वो कंपोनेंट क्या था हमारा, प्योरली इंडक्टिव इन नेचर। अब हम आते हैं अपने फेजर डायग्राम पर। तो एक फ्लक्स वाला फेज था और उसके 90 डिग्री पर हमारा वोल्टेज था -E1 के बराबर। तो एक कंपोनेंट हमारा करंट का था फेज के साथ IM और एक कंपोनेंट था हमारा वोल्टेज के साथ IC। दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दैट रिजल्टेंट इज कॉल्ड नो लोड करंट विद फाई नॉट एंगल। तो इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर कौन सा करंट बना हमारा, I0। अब V1 और -E1 है तो +E1 बनाने के लिए मैंने वही काम किया, 180 डिग्री पर इसको रोटेट किया, E1 और E2 बराबर और ये V2 के बराबर। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल फेजर डायग्राम। ये प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम है। और यहाँ से अगर मैं IC की वैल्यू निकालूं तो IC बनता है मेरा I0 cos phi नॉट एंड IM बनता है मेरा I0 sin phi नॉट। और अगर मैं I0 का फॉर्मूला निकालूं तो वो बनेगा मेरा IM स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर। तो दीज आर टू कंपोनेंट्स जिनके बेसिस पे प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्मर में हमारा करंट जनरेट होता है। और आइडियली और प्रैक्टिकली क्या है, क्योंकि ये नो लोड की डिस्कशन है तो प्राइमरी करंट बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटे से करंट से ही, यानी बहुत कम वैल्यू ऑफ करंट से ही हम अपने कोर को मैग्नेटाइज कर लेते हैं, क्योंकि कोई लॉसेस तो हम लोग सेकेंडरी पे कुछ जनरेट नहीं हो रहा है, सिर्फ मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर ही हो रहा है आपका। ओके, तो चलिए इस टॉपिक पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ करंट पे क्वेश्चन लिखते हैं। A 25 kVA 3300/230 volt 50 Hz सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। हर लेक्चर में मैं यही बताती हूँ बेटा आप लोगों को कि क्वेश्चन साथ साथ नोट करेंगे और साथ साथ ही उसको सॉल्व करेंगे। ड्रॉज नो लोड करंट ऑफ 15 एम्पियर when excited on low voltage side and consume 350 watt. Calculate two components of current. देखिए बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है हमारा। हमसे दो कंपोनेंट कैलकुलेट करवाए गए हैं करंट के। देखिए ऊपर लिखे हुए हैं IC एंड IM कैलकुलेट करवाए। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन डेटा मेंशन करेंगे। हमें गिवन क्या क्या दिया है,
ये V1 और V2 की वैल्यू दी गई है। V1 दिया गया है 3300 वोल्ट एंड V2 दिया गया है 230 वोल्ट। नो लोड करंट दी गई है आई नॉट की वैल्यू 15 एम्पियर। यहाँ साफ साफ मेंशन किया गया है कि ये 15 एम्पियर करंट कब जनरेट हुआ, व्हेन एक्साइटेड ऑन लो वोल्टेज साइड। अब कौन सा वोल्टेज इसमें से लो वोल्टेज है, V2, यानी ये करंट V2 की वजह से जनरेट हुई है और कंज्यूम कर रही है 350 वॉट पावर। वॉट मतलब फॉर्मूला बना VI cos फाई। अब इस VI cos फाई में वोल्टेज यूज हुआ V2 और करंट कौन सी यूज हुई, I नॉट। क्लियर हुआ है? पहले बताइए ये चीज़ समझ में आई सबको कि हमने यहाँ पर V2 और I नॉट क्यों यूज़ किया, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन था व्हेन एक्साइटेड ऑन लो वोल्टेज साइड। जब हम लो वोल्टेज साइड को एक्साइट कर रहे हैं यानी V2 को एक्साइट कर रहे हैं तब ये करंट जनरेट हो रहा है और कंज्यूम कर रहा है 350 वॉट। तो यहाँ से सबसे पहला काम है cos फाई को कैलकुलेट करने का। हम यहाँ से cos फाई को कैलकुलेट कर रहे हैं तो P/V2 I नॉट यानी 350 डिवाइडेड बाय 230 इंटू 15। इसको सॉल्व करके हमने cos फाई कैलकुलेट किया, वैल्यू निकल कर आई 0.1014। अब cos फाई निकल गया तो sin फाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर कॉम्पोनेंट निकालने के लिए cos और sin दोनों की रिक्वायरमेंट है। 1 माइनस cos स्क्वायर फाई, तो cos sin फाई निकल कर आया 0.9948। तो चलिए अब यहाँ से कॉम्पोनेंट कैलकुलेट करने हैं। आई एम था आई नॉट साइन फाई नॉट और आई सी था आई नॉट कॉस फाई नॉट। आई नॉट था हमारा तो आई नॉट रखा मैंने 15, साइन फाई की वैल्यू रखी 0.9948, ऐसे यहाँ पर रखा मैंने 15.1014, वैल्यू सॉल्व करी तो आई सी निकल कर आया मेरा 1.59 एम्पियर एंड दिस वैल्यू इज वैल्यू 15.922 एम्पियर, 52 एम्पियर। अब आप खुद देखिए मैक्सिमम करंट यानी 15 एम्पियर करंट थी नो लोड की, जिसके दो कंपोनेंट हुए 14.922 एंड 1.52। अब आप खुद देखिए कि मैक्सिमम पार्ट फ्लक्स को जनरेट करा रहा है, केवल 1.52 एम्पियर करंट ऐसी है जो हमारी नो लोड करंट को जनरेट कर रही है, ठीक है ना, यानी लॉस को जनरेट कर रही है। तो बहुत कम करंट हमारी लॉसेज में यूज होती है, हम मैक्सिमम पार्ट हमारा आपका फ्लक्स को जनरेट कराता है। नाउ तो हमारी वर्किंग आती है ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड, कि प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्मर लोड पर कैसे काम करता है। आप ऑलरेडी इसकी वर्किंग पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है। यहाँ पर लोड कनेक्ट किया हमने, यहाँ पर सप्लाई कनेक्ट करी, V1 ने करंट दिया I1, फ्लक्स जनरेट हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड N2, E1 एंड E2 से करंट I2 और यहाँ लोड के थ्रू V2। तो अभी हम अपने ट्रांसफार्मर की वर्किंग शुरू कर रहे हैं ऑन लोड। बेसिकली हम लोग अब प्रैक्टिकली वर्किंग शुरू कर रहे हैं। जनरल वर्किंग यानी आइडियल ट्रांसफार्मर की वर्किंग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो ट्रांसफार्मर ऑन लोड कैसे वर्क करता है स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हमने सबसे पहले V1 वोल्टेज दिया, AC वोल्टेज, उसने I1 करंट जनरेट किया, ये भी AC जनरेट हुआ। दिस I1 मल्टीप्लाइड विद N1 जनरेट हुआ MMF ऑन प्राइमरी साइड। उसने फ्लक्स जनरेट किया पूरे कोर में, ये फ्लक्स चेंज हुआ यानी ड्यू टू फेराडेज लॉ d∅/dt ने जनरेट किया हमारा E1 एंड E2, EMF प्रोड्यूस किया। ये E2 EMF ने I2 करंट को जनरेट किया। अब यहाँ तक की वर्किंग तो आपने पहले ही पढ़ ली थी, लेकिन एक बात बताइए, जब ये I1 करंट N1 के कांटेक्ट में आया तो दिस I2 इज ऑल्सो इन कांटेक्ट विद द N2, है ना, ये भी तो पूरे वायर में ही फ्लो करेगा। तो अब यानी प्रैक्टिकली ये I2 भी किससे कांटेक्ट करेगा, N2 से, और जहाँ आपका I इंटू N बना जनरेट हो गया MMF ऑन सेकेंडरी साइड। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी साइड में MMF जनरेट हुआ
इसने एक और फ्लक्स जनरेट किया जिसे हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स, और ये फ्लक्स ऐसे फ्लो करता है एयर के कांटेक्ट में एंड इज सेकेंडरी लिम्ब में। दिस इज phi2। अब इसका मतलब आपके ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर दो फ्लक्स हो गए, वन इज अ मेन फ्लक्स एंड सेकेंड वन इज अ लीकेज फ्लक्स। तो ये जो phi2 है ये अपोज करेगा फाई यानी मेन फ्लक्स को। जब ये phi2 ने फाई को अपोज किया तो फाई का वैल्यू डिक्रीज होता चला गया। फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज होता चला जाएगा। जब ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है इससे प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ भी डिक्रीज होता चला जाएगा प्राइमरी का। अब प्राइमरी का ईएमएफ डिक्रीज हुआ तो उससे होगा क्या, अब प्राइमरी साइड में अगर आप देखो, प्राइमरी में जब ये मेन फ्लक्स बना था उस टाइम पे केवल एक वोल्टेज था, लेकिन जब ये लीकेज फ्लक्स बना है प्राइमरी पे दो पोटेंशियल है हमारे पास V1 एंड E1। तो प्राइमरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ हमारा, द पोटेंशियल डिफरेंस इज V1 माइनस E1। E1 जितना डिक्रीज करेगा V1 माइनस E1 की वैल्यू उतनी ही इंक्रीज करेगी, बिकॉज V1 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, V1 को चेंज नहीं किया जा रहा है, लेकिन E1 लगातार डिक्रीज हो रहा है क्योंकि फाई लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब E1 माइनस E1 इंक्रीज कर रहा है, यानी चेंज आने शुरू हो गए। अब जब यहाँ इंक्रीमेंट होगा तो ये क्या करता है, दिस वोल्टेज प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा करंट, और ये एक्स्ट्रा करंट का नाम रखा गया I2 डैश, और इसी एक्स्ट्रा करंट का नाम होता है न्यूट्रलाइजिंग करंट। और ये न्यूट्रलाइजिंग करंट का काम क्या होता है, इस न्यूट्रलाइजिंग करंट का काम होता है टू न्यूट्रलाइज द लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स इसका मतलब प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर में अब प्राइमरी साइड में दो करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक तो मेन करंट यानी जो लोड पर डिपेंडेंट नहीं है यानी नो लोड करंट, और दूसरी वो करंट जो लीकेज फ्लक्स की वजह से एक्स्ट्रा फ्लो हो रही है। इसका मतलब प्राइमरी करंट जो है वो दो पार्ट से मिलकर बनी I0 एंड I2 डैश, यानी प्राइमरी करंट किस किस का कॉम्बिनेशन बना हमारा, प्राइमरी करंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू करंट्स, वन इज I0 एंड वन इज I2। तो इसका मतलब प्राइमरी करंट जो है, प्राइमरी करंट इज द रिजल्टेंट ऑफ I0 एंड I2 डैश। इन दोनों के रिजल्टेंट से हमारी प्राइमरी करंट जनरेट होगी व्हेन द ट्रांसफार्मर इज वर्किंग ऑन। तो ट्रांसफार्मर में प्रैक्टिकली हमारा ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है एक बार उसको दोबारा से रिकॉल करते हैं। हमने सबसे पहले V1 वोल्टेज दिया, दैट इज AC वोल्टेज, उसने प्राइमरी करंट जनरेट किया, AC करंट, दिस प्राइमरी करंट मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ टर्न्स N1 जनरेट हुआ MMF1, यानी प्राइमरी का MMF। अब इस प्राइमरी के MMF ने फ्लक्स जनरेट किया कोर में, ये फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हुआ यानी अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ E1 एंड E2 प्रोड्यूस हुआ। ये E2 ने I2 करंट प्रोड्यूस किया, तो अब इस I2 का करंट क्या हुआ, ये I2 करंट भी नंबर ऑफ टर्न्स में गया N2 में, तो I2 N2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो MMF2 बना। उस MMF2 ने एक लीकेज फ्लक्स को प्रोड्यूस किया। लीकेज फ्लक्स यानी अब आपके ट्रांसफार्मर में हो गए बेटा दो फ्लक्स, यानी द मेन फ्लक्स एंड द लीकेज फ्लक्स, यानी दोनों फ्लक्स सेम नेचर के हैं। इसका मतलब दोनों फ्लक्स ने एक दूसरे को अपोज किया, तो phi2 ने अपोज करना शुरू किया मेन फ्लक्स को, यानी फाई की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती गई। फाई डिक्रीज होगा तो सीधा इफेक्ट पड़ेगा हमारे प्राइमरी के ईएमएफ पर, ठीक है। सेकेंडरी का ईएमएफ क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि सेकेंडरी के पास ऑलरेडी ये phi2 फ्लक्स है। ये सीधा इफेक्ट किस पर डाल रहा है, मेन फ्लक्स हमारा प्राइमरी के ईएमएफ पर। तो प्राइमरी का ईएमएफ लगातार डिक्रीज होगा, यानी जो प्राइमरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V1 माइनस E1 दैट इज इंक्रीजेस, और ये इंक्रीज करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा एक एक्स्ट्रा करंट को जिसका नाम रखा गया I2 डैश, न्यूट्रलाइजिंग करंट। और ये न्यूट्रलाइजिंग करंट क्या करती है, टू न्यूट्रलाइज द लीकेज फ्लक्स, यानी अब प्राइमरी करंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू करंट, वन इज I0 एंड वन इज I2 डैश, दोनों के रिजल्टेंट से जनरेट होगी हमारी I1 डैश। और I2 डैश बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसा I2 का बिहेवियर है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, क्योंकि I2 की वजह से ही हमारी I2 डैश करंट बनी है। जब हमारा नो लोड करंट था, नो लोड था, तभी I2 डैश की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि कोई लीकेज फ्लक्स नहीं बन रहा था। लेकिन जब एक्चुअली ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है तो वहाँ पर I2 डैश प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुआ,
इसका मतलब अगर हम अपने फेजर डायग्राम को बनाएं तो वहाँ पर लोड, अलग अलग लोड के लिए अलग अलग कंडीशंस बनेंगी हमारी। तो हम एक एक करके सारी कंडीशंस को चेक करते हैं। फेजर डायग्राम, तो लोड हमने सबसे पहला लोड लिया आर लोड। हमने रजिस्टिव लोड को डिस्कस किया। तो पहली चीज़ जो हमारा बेसिक फेजर डायग्राम था आई नॉट करंट के लिए, वो हमारा सेम रहेगा। तो जब आर लोड की बात कर रहे हैं तो अब सब, यानी आई नॉट करंट जो लोड पे डिपेंडेंट नहीं थी, उसका फेजर डायग्राम तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो उतना फेजर डायग्राम तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। ये आ गया हमारा आई नॉट करंट, दिस इज आई एम, दिस इज आई सी। नाउ इफ लोड इज रजिस्टिव, अगर लोड रजिस्टिव है तो सिंपल सी बात है कि V2 और I2, क्योंकि लोड हमने सेकेंडरी साइड कनेक्ट किया है, यानी इफेक्ट डालेगा V2 एंड I2। तो V2 एंड I2 आर इन सेम फेज, यानी जहाँ V2 है सेम उसी डायरेक्शन में I2 बना देंगे। अब I2 के ठीक 180 डिग्री पर क्या बनेगा, I2 डैश, सेम मैग्नीट्यूड विथ ऑपोजिट डायरेक्शन। इसी लाइन में हमने आगे बढ़ाया, दिस इज I2 डैश, सेम 180 डिग्री पर। और I0 और I2 डैश मिलकर क्या बना रहे हैं, दोनों का रिजल्टेंट मिलकर बनाता है I1, यानी दोनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। और दिस इज I1 विथ phi1 एंगल। तो ये बनकर तैयार हुआ हमारा फेजर डायग्राम फॉर आर लोड। इफ लोड इज इंडक्टिव, अब हमने लोड को इंडक्टिव बना दिया। इफ लोड इज इंडक्टिव तो इसका मतलब जो बेस फेजर डायग्राम था उसको तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। दिस इज फाई V1 इक्वल्स टू माइनस E1, यहाँ पर बना हमारा E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू V2। दिस इज स्मॉल करेंट I0 विद टू कॉम्पोनेंट IM एंड IC। अब देखिए लोड है हमारा इंडक्टिव, इसका मतलब V2 लीड I2 विद फाई एंगल, क्योंकि प्योर लोड एक कोई सा नहीं है हमारा, है ना, सब है कॉम्बिनेशन। तो अब यहाँ पर इसका मतलब I2 करेंट V2 से लैग करेगा विद phi2 एंगल। और अगर ये लैग करेगा तो इसका मतलब I2 के ठीक 180 डिग्री पर बना I2 डैश 180 डिग्री पर, और दोनों के रिजल्टेंट से जनरेट हुआ हमारा I1 करंट विद phi1 एंगल। क्लियर? नाउ इफ लोड इज कैपेसिटिव, कैपेसिटिव लोड, इफ लोड इज कैपेसिटिव, हमने बेस फेजर डायग्राम बना लिया अपना। फाई, दिस इज V1 इज इक्वल्स टू माइनस E1, दिस इज E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू V2, दिस इज आई नॉट करेंट। हम स्मॉल करंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आई नॉट करंट बहुत स्मॉल करंट है हमारी। अब लोड इज कैपेसिटिव, इसका मतलब V2 लैग्स I2 बाय फाई एंगल, यानी करंट अब लीड करेगा विद I2 यानी विद phi2 एंगल। तो करंट हमने लीड करता हुआ बनाया। ठीक इसके 180 डिग्री पर हमने I2 डैश बनाया, सेम लाइन में दोनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। और दिस इज I1 करंट विद phi1 एंगल। तो आई होप आप लोगों को अब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की वर्किंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि प्रैक्टिकली आपका ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, ट्रांसफार्मर नो लोड पे ऑन लोड पर किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को और लॉसेस को और इफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको और सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।